हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 यूनिट 1 ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। माय नेम इज शुभराज सिंह डोडिया, स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर, परस्यूइंग बीएस इन केमिस्ट्री एंड माइनर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 ऑब्वियसली फ्रॉम द केमिस्ट्री। और ये विजय एनसेट 2026 एनसेट 2026 के लिए हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। आप कहाँ से परचेस कर सकते हो? सिंपली यू कैन गो टू द crackenset.com या फिर आप क्रैक एनसेट का प्ले स्टोर पे सिंपली ऐप सर्च करके वहां से बैच परचेस कर सकते हो। वहां पे ही आपको सारे वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे। दिस इज आवर टीम, सारे ट्यूटर्स वगैरह को आप देख सकते हो। और शुरू करते हैं। दिस इज बेसिकली द ओवरऑल सिलेबस ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, एक्सप्रेशन पढ़ने, कंसंट्रेशन के सॉल्युबिलिटी, सॉलिड सॉल्यूशंस, राउल्ट्स लॉ, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा डेडिकेट करें अपने बेसिक्स को सुधारने में। ठीक है, 11th क्लास में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, और 11th क्लास में भी आपने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ रखी होगी। लेकिन ये जो सारी चीजें जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, ये अपने को इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सारी चीजों को हम रिवाइज करेंगे। जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान रखना है, उसको इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिवाइज करेंगे और एक अच्छी ग्रेस्प बनाएंगे कि यार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें सोचना है, पहले क्या समझना है, उसके बाद कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज एसेंशियल बेसिक्स, जो मैंने बताया, मोल वगैरह के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक्स फॉर्मूला, डेंसिटी वगैरह के फॉर्मूला, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और चीजें क्या क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन वगैरह के जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है, जो जो अलग अलग चीजें कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने में यूज होती है, वो सारी चीजों के बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें पता चले कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हम किस पर्टिकुलर अप्रोच से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंपली अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? अब बेसिकली अगर सॉल्यूशन को सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर अपने पास एक बीकर है और बीकर में मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया वाटर, और वाटर में अपन ने और क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। दैट से अपन ने वाटर में मिला दिया सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो वाटर और सॉल्ट दोनों को मिला के जो अपना मिक्सचर बना है, यही क्या होता है, यही सॉल्यूशन होता है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। होमोजेनियस क्यों? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने इसमें कोई भी हेट्रोजेनियस में कोई दूसरा सॉल्यूट मिलाया वाटर में, और वो अगर यहाँ पे सेटल हो गया कुछ इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेटल हो गया, तो इसको सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस मींस द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ऑब्वियसली अगर ये पूरा का पूरा मिक्स हो चुका है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्ट इन वाटर, जो कि मैंने अभी बताया। एयर अपना एक अच्छा एग्जाम्पल है। एटमोस्फियर में सारी चीजें बिल्कुल मिक्स रहती है, अपने को बिल्कुल नहीं दिखती कि ये सारी चीजें अलग अलग तरह से। अलॉयज इन ब्रास, आपने देखा होगा, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सारी चीजें होती है, ये सब सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जो ब्रास वगैरह ये क्या होते हैं, अपने सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब सॉलिड्स, दो सॉलिड मिलके बनते हैं और बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। तो ये बेसिक अपना हो गया कि यार सॉल्यूशन असल में क्या होता है। तो सॉल्यूशन वही होता है यार, दो चीजों को मिला दो, अगर वो अच्छे से होमोजेनियसली मिल जाते हैं तो वही सॉल्यूशन कहलाता है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, इतना डीप जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द मोल। ठीक है, सबसे बेसिक चीज जो कि तुम्हें सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, मोल क्या होता है। तो यार 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने सारे पार्टिकल्स एक मोल में रहते हैं। अगर सिंपल भाषा में अगर मोल को हम समझे ना, तो मोल सिंपली कुछ नहीं होता। जैसे कि आपने यार ऐसा देखा होगा कि मान लो बनाना है, अगर 1 डजन बनाना है तो उसमें कितने बनाना होते हैं, 1 डजन में 12 बनाना होते हैं, है ना। ये अपन ने किसके लिए कर दिया कि यार बनाना, अगर तुमने कुछ खरीदना वगैरह है तो उसके लिए अपन ने 1 डजन यूनिट डिफाइन की। इन द सिमिलर वे यार अपने पास एक पार्टिकल है अगर, तो पार्टिकल में तो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे अपने को मतलब काउंटिंग में आ सकते हैं। तो अपन ने एक पर्टिकुलर नंबर डिफाइन किया कि यार इतने पर्टिकुलर पार्टिकल्स को, अगर इतने पार्टिकल्स होंगे तो उन्हें हम 1 मोल ऑफ
दैट सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। अगर इतने पार्टिकल होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो मोल यही होता है कि यार अपन ने एक डिफाइन कर दिया, अपन एक एक पार्टिकल तो बहुत छोटे छोटे, उनको कैसे नापेंगे, तो हम एक मोल पार्टिकल्स पे सारी प्रॉपर्टीज लगाते हैं, और एक मोल पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। बात क्लियर हुई। इसमें कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी हो सकता है। अपन ने सिर्फ एक यूनिट डिफाइन की, एक नंबर डिफाइन किया है ना। तो मोल का अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और चीज हम समझते हैं कि यार जो हाइड्रोजन का एक एटम होता है, हाइड्रोजन का अगर एक एटम होता है तो इसका जो मास होता है वो 1 AMU मानते हैं, ठीक है। तो ये AMU भी एक यूनिट है। जैसे कि हम देखते हैं कि यार मान लो 1 सेंटीमीटर है ना, और 1 मीटर है, तो अपन सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन कर सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे हम AMU से ग्राम में कन्वर्जन कर सकते हैं और ग्राम से AMU में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक यूनिट है। हम मानते हैं कि यार जो एक AMU में है, अगर हम इसको ना इतने पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल पार्टिकल से, 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उस पर्टिकुलर चीज से, तो ये 1 AMU क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। मतलब ऐसे अगर अपन इतने पार्टिकल्स, मतलब इसको अगर Na अपन रिप्रेजेंट कर दें, तो अगर 1 AMU के Na पार्टिकल्स हम ले लें तो उन सबका वेट कितना इक्वल होगा, 1 ग्राम के इक्वल होगा। तो ये बेसिक चीज होती है। तो अगर किसी भी चीज को अपने को देखना है कि यार इसमें 1 मोल अपने को सब्सटेंस दे रखा है, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि यार इसमें इतने सारे पार्टिकल्स है, इसलिए हम उसे 1 मोल सब्सटेंस कह रहे हैं, है ना, रिगार्डलेस ऑफ कि वो सब्सटेंस कौन सा है। ये चीजें क्लियर है। हम इसमें इसका एक फॉर्मूला देखते हैं, जो कि आप सभी को ऑब्वियसली पता ही होगा अगर आप 12th में हो तो, है ना। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है कि यार जो भी वेट ऑफ द सब्सटेंस होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस होता है, उसको अगर अपन मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो यही क्या होता है अपना नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन। यार कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ही हमें कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ H2O। अपने को वेट क्या दे रखा है, वेट अपने को दे रखा है 45 ग्राम, ठीक है। वेट अपने को दे रखा है 45 ग्राम, और अपने को मोलर मास क्या दे रखा है, मोलर मास हमें को दे रखा है 18 ग्राम पर मोल। तो अपने को n की वैल्यू निकालनी है। तो n का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, n इज इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइड बाय मोलर मास। इसको सिंपली पुट कर देंगे हम, 45 डिवाइड बाय 18। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, तो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन के लिए पहले ये चीजें लिख रखी है। तो यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, जो होता है कितना 2.5, और उसके बाद सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसमें अपने को बेसिकली अपने को बोला गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किस फॉर्मूला से निकालिए, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, और मॉलिक्यूल्स किससे निकालिए, अगर इतना मोल है तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसको सिंपल Na से मल्टीप्लाई कर दो, और Na की वैल्यू क्या होती है अपनी 6.022 into 10⁻23। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला सिंपल सा डेंसिटी। मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा डेंसिटी क्या होता है, कि यार अगर एक कोई भी सब्सटेंस है ना, उसका कुछ तो भी मास होता है। मान लो इसने भी V वॉल्यूम कैप्चर कर रखा है, और एक और सब्सटेंस है, ये M1 मान लेते हैं और ये M2 मान लेते हैं, इसने भी V वॉल्यूम कैप्चर कर रखा है। तो अगर इसका मास ज्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मास ज्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सिंपल फॉर्मूला, इट मेजर्स द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यार द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 500 ml का क्या मास रहेगा। तो यार डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है कि यार डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास तो अपने को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम के क्या है 500 ml। अब यहाँ भी ml है, यहाँ भी ml, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे लीटर दे रखा होता या फिर ये लीटर में दे रखा होता तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो यार मास सिंपली कैलकुलेट करना है, जो कि किस में कैलकुलेट होगा, यहाँ पे यूनिट दे रखी है, किस में कैलकुलेट होगा, ग्राम में कैलकुलेट होगा। तो मास, ठीक है, तो मास इज इक्वल टू क्या आ गया, मास इज इक्वल टू सिंपल आ जाएगा 1.2 इंटू 500, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, और बाकी ये, ठीक है। तो 600 क्या आ जाएगा अपना
मास आ जाएगा 600 और यूनिट क्या होगी सिंपली ये यहाँ से ग्राम, है ना, ये जो यूनिट है यहाँ से ग्राम यूज होगी। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि यार ये यूनिट क्या दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन जनरल इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, अगर क्वेश्चन में नॉर्मली दे रखा है तो चलता है, लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट बदल दी या फिर यहाँ पे यूनिट बदल दी तो अपने को उस यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, तो सिंपली अपना आंसर क्या आना चाहिए 600 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो अब अपने बेसिक टर्म्स क्या, मोल क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है, या फिर और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं केमिस्ट्री में जो कि मतलब बेसिक होते हैं, वो तुम्हें आने चाहिए। तो वो सब हम लेक्चर के साथ साथ या फिर कभी आएंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। बेसिक चीजें मैंने आपको बताई दी है। अब जो अपने चैप्टर में जो कंसंट्रेशन टर्म्स जिनका यूज हुआ है उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यार मास परसेंटेज क्या होता है, बहुत ही बेसिक टर्म्स में समझेंगे। मास परसेंटेज क्या होता है यार, देखो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अब उसमें ये सोल्यूट है, ठीक है, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, मान लो वाटर ले लिया और उसमें सोल्यूट ले लिया। लेकिन अब थोड़ा केमिस्ट्री के टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं, क्योंकि यार अपने को एग्जाम में वैसे ही पूछा जाएगा, है ना। तो अगर अपन इसको रेड वाले को क्या बोल देंगे कि यार ये अपना सोलवेंट है, ब्लू वाला क्या है अपना सोल्यूट है, और वही है ऑब्वियसली सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर अपने पास सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, मान लो सोल्यूट है अपने पास 5 ग्राम, है ना, और ओवरऑल सॉल्यूशन अपना कितना है, अपन अज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या हो गया अपना 100 ग्राम। तो यार परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, अपने यहाँ से ही देख रहे हैं 5 ग्राम अपने पास सोल्यूट है और 100 ग्राम अपना सॉल्वेंट है, तो 5% क्या हो जाएगा अपना परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट। और यही होता है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है उसकी, द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, उसे ही क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूट। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, परसेंटेज निकालने के लिए, है ना। अगर मैं सिंपली 5/100 कर दूंगा, है ना, तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, अगर इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यही होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन दे रखा है कि यू हैव 200 ग्राम ऑफ 25% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, तो मेरे पास 25% क्या दे रखा है, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या दे रखा है मेरा 25%, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। हाउ मच शुगर इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अपने को निकालना है कि शुगर कितनी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो अपने पास क्या है 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो 25% इज इक्वल टू, अगर मास ऑफ द अपने को क्या निकालना है, शुगर निकालना है, और सॉल्यूशन का कितना है 200 ग्राम, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बात क्लियर हुई? इधर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 आएगा, ये उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 50 ग्राम। तो ये क्या हो गया अपना मास ऑफ द शुगर। बात क्लियर हुई? तो यही अपना यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि यार 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड। तो यार मास ऑफ द सॉल्ट क्या हो गया अपना, मास ऑफ द सॉल्ट हो गया अपना 20 ग्राम। ठीक है, टू मेक अ 15% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, अपने को गिवन है क्या 15% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो सिंपली फॉर्मूला में लगा देंगे कि यार 15% वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्ट क्या है अपना 20 डिवाइड बाय, निकालना क्या है व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर या फिर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास पूछा है यार। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास पूछा है ना कि सॉल्यूशन का, और अपने फॉर्मूला में क्या निकलता है सॉल्यूशन का मास निकलता है। तो यार पहले सॉल्यूशन का मास निकालते हैं, सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, यहाँ से मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं इनटू 100, है ना। तो इसको सिंपली अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अपना मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, ये अपना क्या हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, है ना। अगर अपने को मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सोल्यूट।
ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, अपने को पता ही है कि यार सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से, तो दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और सिमिलरली अगर उसको माइनस कर देंगे सोल्यूट को सॉल्यूशन में से तो अपना सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सिंपल मास ऑफ द सॉल्यूशन अपने को पता ही है क्या हो गया, 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 माइनस कर देंगे अपन मास ऑफ द सोल्यूट। क्या अपने पास मास ऑफ द सोल्यूट है वो है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम अपन माइनस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन अपन देख सकते हैं, है ना। पहले अपन ने क्या निकाला, पहले अपन ने निकाला मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 133.3, ठीक है। माइनस 20 ग्राम कर देंगे तो अपना जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है वो क्या आ जाएगा 113, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा 113.3 ग्राम। बात क्लियर हुई, और यही अपना क्या है, यही अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो आगे हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी आपने बेसिकली पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी अपन सिंपली भाषा में अगर समझे तो यार यही अपना सॉल्यूशन है। सिंपल बात करते हैं, सॉल्यूशन में क्या रहता है अपना, सोल्यूट रहता है और क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है। यहां तक तो बातें अभी तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी कि सॉल्यूशन इन दोनों चीजों से ही बना है। तो यार मोलरिटी को किसी सॉल्यूशन के लिए हम कैसे डिफाइन करते पता है कि यार ये जो सोल्यूट है इसका जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, जो सोल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, एक तो उस चीज को लेंगे अपन, और इस सॉल्यूशन का जितना पूरा वॉल्यूम रहेगा उस चीज को लेंगे, और अगर इन दोनों चीज को हम डिवाइड कर देंगे तो वही क्या कहलाती है अपनी मोलरिटी कहलाती है। तो मोलरिटी क्या होती है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सिंपली भाषा में समझाए तो वही होता है कि यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले ले और वॉल्यूम ऑफ क्या ले ले, सॉल्यूशन ले ले। बस कंडीशन ये है, 1 लीटर यहाँ पे लिखा है, पर इन जनरल अपन लेते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर है अपनी चीज ये लीटर्स में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर तुम इस पर्टिकुलर को वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे तो वो ऑब्वियसली 1 लीटर के फॉर्म में आ जाएगी। इसको किसी भी चीज में तुम सॉल्व करोगे तो ये एक्स अमाउंट आएगा डिवाइड बाय 1 होगा, तो ये जो 1 है इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना। तो 1 लीटर का ऐसा नहीं है कि 1 लीटर में ही लेना है, वो सिंपली बस अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लगाएंगे तो 1 लीटर ही आता है और वही उसकी डेफिनेशन है। पर मेनली अपने को जब भी मोलरिटी निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन ये ध्यान रखना ये किसमें है, लीटर्स में। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यार व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है भाई, 10 ग्राम मुझे क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है ना, इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अपने को वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या दे रखा है 500 ml। निकालना क्या है, मोलरिटी। सिंपल यहाँ पे दे रखा है मोलरिटी निकालना है। तो अगर कोई भी चीज निकालनी हो तो सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है कि यार मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपने को कितनी चीजें पता है, इन दोनों चीजों में से अपने को वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो यार ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे, तो यार अपने पास सोल्यूट क्या दे रखा है NaOH, तो NaOH का सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। यार मोल्स कैसे निकालते हैं अपन ने पहले ही देखा, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। वेट क्या अपने को गिवन है, हाँ यार वेट तो अपने को यहाँ पे गिवन है 10 ग्राम। ठीक है, तो वो लिख लेंगे अपन। मोलर मास अपने को गिवन है यस 40 ग्राम, तो वो लिख लेंगे अपन। तो ये अपना क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसको सिंपल इधर लिख देंगे कि 10/40 डिवाइड बाय क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में है, ml में है, तो ml से किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 500 ml मतलब 0.5 लीटर, 1000 से डिवाइड कर देते यूनिट कन्वर्जन बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मोल सबसे पहले निकाल लिया 0.25 है ना, इसको कैलकुलेट करने पे 0.25 आ गया। वॉल्यूम निकाल लिया 0.5, और 0.25 को और 0.5 को डिवाइड करने पे अपना आंसर क्या आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो सिंपली इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 0.25, नीचे अपना 0.5 था ही,
इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो अपना ये क्या आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 मोलर। बात क्लियर हुई? तो ऐसे हम मोलरिटी को निकालते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से अपन ने 2-3 चीजें सीखी है, उनको फोकस करना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि यार अगर यूनिट ml में दे रखी हो तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना है, ठीक है। दूसरी चीज कि यार ऐसा हो सकता है कि यार जो अपना फॉर्मूला है उसकी सारी चीजें गिवन ना हो, अपने को उस फॉर्मूला को यूज करके उस फॉर्मूला में से जो अपने को एक चीज निकालनी है उसका भी एक अलग फॉर्मूला लगाना पड़े और वो चीज पहले निकालनी पड़े, फिर अपने फॉर्मूला में पुट करनी पड़े। बात क्लियर हुई? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, है ना। इससे 2-3 चीजें सीखिए। और यार ऐसे ही जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन अपने को लगता है कि यार ये तो गिवन ही नहीं है, ये तो गिवन ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। थोड़ा देखेंगे अपन, अपने पास फॉर्मूला पता है, उसमें क्या निकालना है वो अपन पता कर लो, उसमें क्या निकालना है वो पता कर लो, तो चीजें आसान हो जाएगी। बात क्लियर हुई? अब हो सकता था यहाँ पे जो मोलर मास गिवन है 40 ये भी ना दे रखा हो, उन्होंने बस NaOH बोल दिया, तो इस NaOH से भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं। फिर हमें Na का मोलर मास पता होना चाहिए, O का पता होना चाहिए और H का पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यार हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 जिसका मोलर मास दे रखा है 98, ठीक है, H2SO4 का मोलर मास दे रखा है 98 आर नीडेड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। सिंपल, अपने को मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर्स में होता है, ठीक है। तो ये तो अपने को गिवन है ना, 2 लीटर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अपने को ये भी गिवन है, क्या है 0.2, ये भी गिवन है भाई हमें 0.2। अपने को निकालना क्या है, क्या अपने को निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4, ये पर्टिकुलर चीज अपने को निकालनी है। तो यार अपने को वेट ऑफ द सोल्यूट निकालना है, वेट ऑफ द सोल्यूट निकालना है ना। अपन यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो n ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है। और n ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट, जो कि अपने को फाइंड करना है, वेट ऑफ द सोल्यूट अपने को फाइंड करना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट जो कि 98 गिवन है। तो वेट ऑफ द सोल्यूट क्या हो जाएगा, इसको 98 को इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ द सोल्यूट हो जाएगा 98 इंटू 0.4, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सोल्यूट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यहाँ पे सबसे पहले हमने मोल्स निकाला जो कि अपना 0.4 आया, और फिर उस मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 98 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो अपना आंसर आया है 39.2, यही अपना क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सोल्यूट, है ना। और अपना सोल्यूट क्या है इस केस में, H2SO4। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि यार 49 ग्राम ऑफ H3PO4, है ना, 49 ग्राम अपने को दे रखा है H3PO4 जिसका मोलर मास अपने को दे रखा है 98, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी। सिंपल क्वेश्चन, हमने हर तरह से देख लिया कि यार मोलरिटी से कहां से सवाल आ सकते हैं, वेट पूछ सकता है, मोलरिटी पूछ सकता है, या फिर हमसे क्या पूछ सकता है, वो वॉल्यूम पूछ सकता है, ठीक है। इस केस में पूछा है मोलरिटी, तो यार मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है अपना 100 ml, ये बहुत नोटिस करने वाली चीज है। 100 ml मतलब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 लीटर। बात क्लियर हुई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाता है, अब तो हमें पता ही है कि वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। वेट ऑफ द सोल्यूट अपने को दे रखा है 49 ग्राम, तो वही लिखते हैं कि यार 49 ग्राम डिवाइड बाय 98, ठीक है, 49 ग्राम डिवाइड बाय 98 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 0.1 कर देंगे, जो अपना आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ पे अपन आंसर भी चेक कर सकते हैं कि यार मोल सबसे पहले अपन निकाल लिए जो कि कितने आए अपने 0.5 आए, इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5। उसके बाद अगर अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 लीटर आएगा जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो अगर इसको करेंगे 0.5 डिवाइड बाय 0.1, ये डॉट्स वगैरह निकल जाएंगे और अपना 5 मोलर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे गिवन भी है। बात क्लियर हुई? तो मेरे ख्याल से मोलरिटी में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, अगर कभी भी हमें बोला जाए कि यार सबसे पहले मोलरिटी निकाल दो क्वेश्चन के लिए, तो हम मोलरिटी इन चीजों से निकाल लेंगे, क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चंस में मोलरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। हमें बस क्वेश्चन दे रखा होगा तो पहले स्टेप ये कि यार इसकी मोलरिटी निकाल दो, अगर वही नहीं आएगा तो हम अटक जाएंगे। तो सबसे पहले हमें मोलरिटी निकालना
आना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मोलरिटी जैसा ही होता है मोलरिटी, है ना, उसमें यहाँ पे R रहता है, यहाँ पे इसमें L रहता है ना। अंतर क्या होता है, मोलरिटी क्या होता था अपना, क्या अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते थे डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते थे इन लीटर, ठीक है, यही लेते थे। बट ये क्या होता है मोलरिटी, इसमें भी इसको, है ना, एक और डिफरेंस यहाँ पे देख लो, इसको अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यार मोलरिटी क्या होता है, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो लेते ही हैं हम, डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं, है ना, इधर वॉल्यूम लेते थे, इधर वेट लेते थे। एक और अंतर है कि इधर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते थे और इधर वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लीटर में लेते थे, इसको यहाँ पे केजी में लेते हैं। बेसिक बताऊं तो यार अपने पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, तो उसमें अपन ने सोल्यूट का तो नंबर ऑफ मोल्स ले लिया और सॉल्वेंट का वेट ले लिया, यही क्या होता है मोलरिटी होता है ना। तो वही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ कि यार मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यार किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे टर्म्स को एग्जामिनर घुमा सकते हैं। तो यार अ सॉल्यूशन हैज अ मोलरिटी ऑफ 2 मोलर, तो अगर 2 मोलर है, ठीक है, अपने को ये चीज दे रखी है। इफ द सॉल्वेंट इज 500 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट अपने को दे रखा है 500 ग्राम, है ना, सॉल्वेंट क्या ही दे रखा है वेट, तो 500 ग्राम मतलब कितना हो गया 0.5 kg, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास पूछ लिया है अपने से, ठीक है। अब इस चीज में ग्लूकोज क्या है, पहले तो यही समझना इंपॉर्टेंट है। तो यार अपने को क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए कि जो ग्लूकोज है यही अपना सोल्यूट है और ये वाटर जो है ये अपना सॉल्वेंट है ना। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि अपना ग्लूकोज है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपने को दे रखा है 0.5, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, वो क्या दे रखा है 180, तो 180 डिवाइड बाय 0.5। बात क्लियर हुई, ये यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, है ना। यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। ग्राम क्यों होगी यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ग्राम थी, ठीक है। ये मत सोचना यहाँ पे यूनिट ग्राम थी इसलिए, इस ग्राम को तो हम केजी में कन्वर्ट कर ही चुके हैं, इस ग्राम को तो केजी में कन्वर्ट हम यहाँ पे कर ही चुके हैं। और यहाँ वाला जो मोलरिटी वाला था इसमें भी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय केजी, तो वो केजी केजी यहाँ से कैंसिल होगा और बाकी यहाँ जो ग्राम था उस पर डिपेंड होकर अपनी यूनिट यहाँ पे ग्राम आई है। बात क्लियर हुई, हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि यूनिट किसके पीछे क्या लगी है ताकि हम लास्ट आंसर गलत ना करें। यहाँ पे केजी लिख देते तो ये इसमें मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाता, तो सिंपली अपना आंसर क्या आ गया 180 ग्राम आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन, मोलरिटी क्या होता है कि यार मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो यार वेट ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है, यार 1 kg अपने को वेट ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है, अपने को दे रखा है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो यार 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यहाँ से अपने को क्या मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमें 1 kg दे ही रखा है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, अगर इसको कैलकुलेट करें तो वेट ऑफ द सोल्यूट अपने को 90 ग्राम दे रखा है, तो 90 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या दे रखा है, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास क्या होता है, यहाँ पे शायद गिवन है ना, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180, तो इसी को हम यूज कर लेंगे उधर। तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है 180, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोलर। बात क्लियर हुई, यहाँ पे लिखा है 0.5 मोलर, अपना आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोलर। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस क्या है। तो यार कुछ डिफरेंस तो बता दिया कि यार नाम में डिफरेंस है, एक तो ये R और ये L, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मोलरिटी को मोलरिटी लिख दिया और मोलरिटी को मोलरिटी लिख दिया, ठीक है। नोटेशन में इसमें कैपिटल M होता है, इसमें स्मॉल m होता है ना। फॉर्मूलाज में मैंने दोनों में डिफरेंस बता ही दिया तुम्हें। एक और डिफरेंस होता है डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर पे, यार जो मोलरिटी होता है वो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड चेंजेस विद टेम्परेचर।
अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे तो मोलरिटी बदलेगा। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, क्या डिपेंड्स ऑफ मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि मैंने फॉर्मूला में तुम्हें बता ही दिया, लेकिन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, है ना। मोलरिटी टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है और मोलरिटी टेम्परेचर के साथ बदलता है, और इसी वजह से मोस्टली जो भी साइंटिफिक चीजें होती है या लैब वगैरह उन सब में हम मोलरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, और जो मोलरिटी होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगला एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, है ना, जो कि तुम्हारे सिलेबस में ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन, सभी ने सुना होगा, सभी को पता होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है कि यार मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल्स का फ्रैक्शन। अगर हम सिंपल एक वही बेसिक से ही शुरू करते हैं, हम सारी चीजें किस पे लगा रहे हैं, सॉल्यूशन पे ही लगा रहे हैं। तो यार इसमें अगर अपना सॉल्वेंट है, ठीक है, और अपने पास क्या है, सोल्यूट है, ठीक है, तो यार तुम्हें पता है कि यार सॉल्वेंट का भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, है ना यार, सॉल्वेंट का भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स n रहेगा, और सोल्यूट का भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स n रहेगा, है ना, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। अभी के लिए, है ना, इसको मान लो ns बोल देते हैं, तो इसको n सोल बोल देते हैं, ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं ना, इसका n सॉल्वेंट हो गया, इसका n सोल्यूट हो गया। तो यार किसी भी चीज में तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। मैं अगर बोलूं कि यार अपने पास सॉल्वेंट के मान लो 8 मोल है ना, सॉल्वेंट के अपने 8 मोल है, और सोल्यूट के अपने कितने, सिर्फ 2 मोल है, इसके 8 मोल है, इसके कितने हैं, 2 मोल है। तो यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, तो यार अपन देख के ही बता सकते हैं कि यार 20% तो अपना क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और 80% क्या हो गया, अपना सॉल्वेंट हो गया। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो अपन सिंपल कह देंगे कि यार 0.2 तो क्या हो गया, अपना सोल्यूट हो गया, और 0.8 क्या हो गया, अपना सॉल्वेंट हो गया, है ना। इसी चीज को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो हमने देख के बता दिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी थी, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी हो, फॉर्मूला क्या है जो कि ब्लर हो चुका है, खैर जो भी है, फॉर्मूला होता है कि यार x ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है कि यार इसके मोल्स जोड़ दो और इसके मोल्स जोड़ दो, है ना। तो यार किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन ये होता है कि उसके मोल्स कितने हैं और टोटल मोल्स कितने हैं, वही फ्रैक्शन होता है ना। तो यार यहाँ पे अगर n टोटल लिख दूं मैं, और n टोटल ही अपने किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। अब यार देखो यहाँ पे तो मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात की है, अगर अपने पास कोई बीकर है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मान लो इसमें A है, B भी है, C भी है, D भी है ना, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट A, B, C और D। तो इनका अगर अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय n टोटल, ठीक है, n टोटल मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, है ना, यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और सिमिलर वे में अपन सभी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एक अपने पास बीकर है उसमें बहुत सारे मोल्स है, तो उन सारे मोल्स को डिवाइड कर दो और जिसका अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रख लो, है ना। बेसिकली फ्रैक्शन निकालना है कि यार इस पर्टिकुलर चीज में अपना इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना फ्रैक्शन है। बात क्लियर हुई है ना। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल से। क्वेश्चन है कि यार व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है इस बार, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कंटेनिंग 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। तो यार मोल फ्रैक्शन तभी निकाल पाएंगे जब अपने को बहुत सारी चीजों के मोल पता हो, बहुत सारी, मोर स्पेसिफिक सारी चीजों के, राइट। तो यार अपने को इथेनॉल दे रखा है 46 ग्राम, और इथेनॉल का क्या होता है, मोलर मास भी 46, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या होगा, वेट ऑफ द इथेनॉल 46 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द इथेनॉल 46 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हो गया 1। वाटर क्या है अपना 90 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गए 90 ग्राम अपना वेट, और 18 ग्राम अपना क्या हो गया मोलर मास, ये हो गया अपना 5। और अपने को निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि ये 5 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 5 + 1 6। तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, है ना। यही यहाँ पे दे रखा है, आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। 5/6 जो कितना आता है 0.833, ठीक है। यही अपना सिंपली आंसर हो गया। यहाँ से तो कैलकुलेशन पार्ट ही है, 5/6 आप कर ही सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यार द मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन इज 0.1। अपने को मोल फ्रिक्शन दे रखा है, किस चीज का मोल फ्रिक्शन दे रखा है? सोल्यूट का, इन अ बेंजीन सॉल्यूशन। बेंजीन सॉल्यूशन में तो अपना क्या हो गया, बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो अपने को मोल फ्रिक्शन ऑफ क्या दे रखा है, सोल्यूट दे रखा है। व्हाट इज द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये कि यार मोल फ्रिक्शन है और अपने से पूछ क्या लिया, मोललिटी पूछ लिया। यार मोललिटी क्या होता है वो समझते हैं, ठीक। मोललिटी क्या होता है अपना, मोललिटी इज इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं अपन, यार वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। अपने को मोललिटी निकालने के लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अभी अपने को दोनों में से कुछ भी पता है, अभी अपने को दोनों में से कुछ भी नहीं पता। तो समझते हैं अपन वेट ऑफ द सॉल्वेंट कहां से निकालेंगे। अपन अज्यूम करते हैं कि यार मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है वो मान लो x अज्यूम कर लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट है ना, वो मैंने अज्यूम कर लिया मान लो y, ठीक है। सोल्यूट का क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया, सॉल्वेंट का क्या अज्यूम कर लिया, y अज्यूम कर लिया। अब मुझे यहां से पता है कि 0.1 इज इक्वल टू क्या है अपना, x डिवाइड बाय x प्लस y, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है कि यार मोल्स क्या है, ये सारी चीजें क्या है ना। तो अपने को अब निकालना है यार, ये अपना है मोल्स x और यही किस फॉर्मूले में जाएगा, m इज इक्वल टू x, है ना। यहाँ पे वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपन इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो गया, वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा, अगर अपने को मोल्स पता है सॉल्वेंट के तो उसका वेट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोलर मास क्या है, अपने को दे रखा है 78, तो ये हो जाएगा 78। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 78 y इन kg, तो ये हो जाएगा अपना 78 y। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर चीज को अपने को सॉल्व करना है ना। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि यार इसका 1 मोल है, ठीक है, और ये 1 हो गया और ये मान लो 9 हो गया, तो 1/10 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो अपन ऐसे अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैंने 1 अज्यूम किया, तो यार m इज इक्वल टू में x को मैंने 1 अज्यूम कर लिया, इसको मैंने 78 इंटू y को मैंने 9 अज्यूम कर लिया। तो ये जो अपना सोल्यूशन आएगा यही अपना क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, मोललिटी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने को x बाई वाई की वैल्यू चाहिए थी और अपने को x बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। फिर भी हम कुछ सोच के कि यार 0.1 दे रखा है तो यार मैं 1/10 करूंगा तो 0.1 होगा, है ना। ऐसे सोच के अपन ये पर्टिकुलर चीजें निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार इस क्वेश्चन से सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि यार तुम्हें हर बार जरूरी नहीं कि यार वेरिएबल की वैल्यू निकालनी ही पड़ती है। हो सकता है तुम कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो, है ना। अगर तुम वैल्यू अज्यूम करोगे तो तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है ये वाली और जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाला, वो सब मैच करना चाहिए और जो तुम अज्यूम कर रहे हो तुम्हारे आंसर में भी यूजफुल हो। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सिंपली, ठीक है। कि यार x सोल्यूट 0.1 तो सॉल्वेंट का अपन ने मान लिया 0.9 मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर इसका 0.1 है तो सॉल्वेंट का हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि यार 0.9 मोल फ्रैक्शन होगा, है ना। अगर ये अपने को गिवन है तो यहाँ से तो सिंपली चीज हो गई ना कि यार 0.9 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x प्लस वाई। ये तो सिंपली चीज हो गई, है ना। चाहे तो अपन इन चीजों से भी निकाल सकते हैं। ये जो अपन ने मेथड लगाई ये भी कोई गलत नहीं है। अगर हम ऐसे भी निकालना चाहे कि यार अपन ने सोल्यूट का लिख लिया, इधर सॉल्वेंट का लिख लिया, अब इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई इधर जाएगा तो वाई बाई 0.9 आ जाएगा, तो ये वाई बाई 0.9 आ जाएगा, 0.1 बाई 0.9 तो 1/9 क्या आ जाएगा अपना, एक्स बाई वाई आ जाएगा। और एक्स बाई वाई की जगह अपन 1/9 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम ही अपना सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इससे निकाल लिया और मास ऑफ द बेंजीन अपना 0.9 इंटू 78 निकल लिया 70.2 और इससे अपन ने क्या निकाल ली, मोललिटी निकाल ली। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये इसका पर्टिकुलर आपका सॉल्यूशन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं हम, चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है, लेक्चर ही खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक चीजें
क्लियर हुई होगी, बेसिक चीजें क्या क्या हुई है क्लियर, कि यार आपको सबसे पहले तो सॉल्यूशन पता चला, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलके बना होता है, किस किस से, सोल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है। इसके बाद हमने मोल के बारे में जाना, मोल के बाद हमने क्या जाना, डेंसिटी के बारे में जाना, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोलरिटी, उसके बाद वेट बाय वेट परसेंटेज, अपन ने मोल फ्रैक्शन के बारे में जाना, सारे के कुछ क्वेश्चंस भी किए, क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। इस लास्ट क्वेश्चन में हमने समझा भी कि कैसे हम वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो हमें फॉर्मूला वगैरह नहीं आया तो हम कैसे वॉल्यूम को मतलब अज्यूम करके ये कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि यार एक्स बाय वाई को अपन कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे, एक्स प्लस वाई को, और इसको इन दोनों में से रिप्लेस करके एक्स बाय वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ना हमने एक्स की वैल्यू निकाली ना हमने वाई की वैल्यू निकाली, हमने बस अज्यूम कर लिया कि यार एक्स बाय वाई इतना होगा। कैसे अज्यूम कर लिया, इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से अज्यूम करने के बाद सिंपली इसमें अपन ने उस चीज को रिप्लेस किया और ऐसे अपना आंसर आ गया। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो या दिस इज ऑल फॉर, और देखो यार यहाँ पे शायद मोलरिटी इज इक्वल टू 0.1 लिखा है, 0.1 नहीं है असल में, ठीक है। इसमें इसको 0.1 इसने अज्यूम किया है, तो ये यहाँ पे 0.1 लिखना चाह रहा है और फिर इसको यहाँ पे 0.9 लिखेगा और ये कैलकुलेशन है, तो इसमें कुछ भाग कटा हुआ है ना, तो इसको इग्नोर करना, यहाँ पे 0.1 नहीं है ना। नीचे भी इसके सॉल्यूशन है जो कि इसमें मतलब स्लाइड में आ नहीं रहा है ना। तो इसका सॉल्यूशन सिंपली हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/78 इंटू 9, है ना। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो इससे जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है, यही था। इस लेक्चर में आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, राइट। तो यार पढ़ते रहना। जो पहली बात तो इस लेक्चर को करवाने का मकसद ही ये था, इसमें हमने बेसिकली ज्यादा कुछ शुरू भी नहीं किया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है इस चैप्टर से रिगार्डिंग और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है। लेकिन जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपने मोल के बारे में पढ़ा कि यार मोल असल में होता क्या है, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं और बाकी सारी चीजें कैसे वर्क करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अगले किसी लेक्चर में मैं बोलूँ कि यार मोल कैलकुलेट कर दो, यार इसका वेट निकाल दो या इसका मोलरिटी निकाल दो, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे अपन इसका और थोड़ा पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है वो सब डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे सॉल्यूशंस वगैरह वर्क करते हैं और बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।